हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। और आज जो है इस चैप्टर का हम फर्स्ट पार्ट करने वाले हैं। इस पार्ट में हम करेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और साथ ही स्टडी करेंगे कुछ प्रपोज्ड मॉडल्स ऑफ द एटम। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। एटम के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, थर्ड चैप्टर में आपने पढ़ा हुआ है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में। और डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंगली जो मैटर है वो बना होता है एटम से, और एटम्स जो होते हैं वो होते हैं इनडिविजिबल पार्टिकल्स, यानी कि द मैटर इज़ मेड अप ऑफ इनडिविजिबल पार्टिकल्स नोन एज एटम्स। और एटम्स को हम ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। पर डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी से हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स जो हैं वो नहीं मिल पाते। जैसे कि मैटर तो सारा जो है वो एटम्स का बना होता है, तो फिर एक एलिमेंट के एटम्स जो हैं वो दूसरे एलिमेंट के एटम से अलग कैसे हैं? सोना चांदी जैसा क्यों नहीं है? चांदी लोहे जैसी क्यों नहीं है? ये फ़र्क क्यों है? इस क्वेश्चन का भी तो आंसर चाहिए। सिमिलरली एक डाउट है, क्या एटम्स सच में इंडिविजिबल हैं? और एक एक्टिविटी आप करके देखो, व्हाट हैपन्स व्हेन वी कॉम्ब आर ड्राई हेयर, यानी कि आप अपने बालों को कॉम्ब करो, कंघी करो, तो आप ये देखोगे कि जो कॉम्ब है वो चार्ज्ड हो जाएगी। अगर आप छोटे छोटे से जो पेपर बिट्स हैं उनके पास लेकर जाओ कॉम्ब को, तो कॉम्ब जो है वो छोटे छोटे पेपर बिट्स को अट्रैक्ट करना शुरू कर देती है। सिर्फ कॉम्ब और हेयर ही नहीं, बल्कि जब भी आप कोई दो ऑब्जेक्ट्स को रब करते हो तो क्या होता है? What happens on rubbing two objects together? Why objects become charged on rubbing them together? ये चार्जिंग कैसे होती है? ये चार्ज आता कहाँ से है? यही नहीं, जब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन डिफरेंट सब्सटेंसेस की स्टडी हो रही थी, तब भी ये इंडिकेशन हो गई थी कि एटम के अंदर कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं जिनको कि एटम्स से सेपरेट किया जा सकता है। तो इसी डायरेक्शन में कई एक्सपेरिमेंट्स होते रहे। एक टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट होते हैं जिनको हम कहते हैं डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स। वो क्या होते हैं देखते हैं। ये है एक डिस्चार्ज ट्यूब। ये डिस्चार्ज ट्यूब क्या होती है? ये एक ग्लास की ट्यूब होती है जो कि ऑलमोस्ट 70 सेंटीमीटर लंबी होती है और इसका डायामीटर जो है वो अबाउट 5 सेंटीमीटर होता है। एक पॉइंट से ये जो है वैक्यूम पंप के साथ कनेक्टेड होती है, सो दैट इसके अंदर जो एयर या गैसेज हैं उनका प्रेशर मेंटेन किया जाए। और दो इलेक्ट्रोड्स लगी होती हैं इसके अंदर, कैथोड एंड एनोड। कैथोड जो है वो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ जुड़ी होती है, जबकि जो एनोड है वो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ जुड़ी होती है। इसको हम कहते हैं डिस्चार्ज ट्यूब। और इसके साथ जो एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं उनको हम कहते हैं डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स। सबसे पहले डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स विलियम क्रुक्स ने स्टार्ट किए थे 1879 में, और उसके बाद बड़े ही इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स जो हैं इस डिस्चार्ज ट्यूब के थ्रू किए गए। हम बात करते हैं उस एक्सपेरिमेंट की जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम दिस चैप्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू। दिस इज़ द एक्सपेरिमेंटल सेटअप फॉर प्रोडक्शन ऑफ कैथोड रेज। इसमें देखो ये क्या है, ये डिस्चार्ज ट्यूब है, इसके अंदर दो इलेक्ट्रोड्स लगी हुई हैं। कैथोड जो है वो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ कनेक्टेड है, एनोड जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ कनेक्टेड है। और इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जब बहुत ही कम प्रेशर मेंटेन किया जाता है, जैसे कि प्रेशर लेस देन 0.001 mm ऑफ मर्करी और पोटेंशियल डिफरेंस 10,000 वोल्ट्स, यानी कि एट वेरी लो प्रेशर और हाई वोल्टेज पे यहाँ क्या हुआ, जब इतने लो प्रेशर और हाई वोल्टेज पे इसको ऑब्जर्व किया गया तो देखने में आया कि जो कैथोड है उसके ऑपोजिट साइड पे जो डिस्चार्ज ट्यूब है, जब करंट इसके अंदर पास करता है तो हल्का हल्का ग्रीनिश ग्लो करना शुरू कर देता है। ये जो ग्रीनिश ग्लो है, ये जो फ्लोरेसेंट ग्लो है, ये कहाँ से आया? एक ये भी बात है कि ये जो कैथोड और एनोड है ये एक दूसरे से सेपरेटेड है, बीच में एयर है। यहाँ हमने जब हाई वोल्टेज सप्लाई किया तो ये जो एमीटर है इसमें डिफ्लेक्शन बताती है कि करंट फ्लो कर रहा है, यानी कि सर्किट कंप्लीट हो गया है। सर्किट कैसे कंप्लीट हुआ? इट मीन्स यहाँ पर कैथोड और एनोड के बीच में कोई चीज़ तो है जो लिंक कर रही है।
दूसरी बात क्या है कि जब कैथोड से ऑपोजिट साइड पर यहाँ पर हमें एक फ्लोरोसेंट सा ग्लो देखने को मिला, तो ये ग्लो कहाँ से आया? इट मीन्स कैथोड से कुछ रेज चलती हैं जो कि एनोड की तरफ जाती हैं। जब ये जो रेज है ये एनोड के साथ या डिस्चार्ज ट्यूब के इस पार्ट के साथ बम्बार्डमेंट करती हैं तो यहाँ पर हमें फ्लोरोसेंट ग्लो जो है वो दिखाई देता है। और इन रेज के कारण क्या है कि सर्किट कंप्लीट हो जाता है। इन रेज को बाद में कैथोड रेज का नाम दिया गया। और क्या किया गया, इस डिस्चार्ज ट्यूब के दोनों साइड्स पे अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अप्लाई किया गया। यहाँ पर एक साइड पर पॉजिटिव और दूसरी साइड पे नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड देने से ये ऑब्ज़र्व किया गया कि ये जो रेज हैं जो कैथोड से एनोड की तरफ जा रही हैं, इनकी डिफ्लेक्शन जो है वो पॉजिटिव फील्ड की तरफ हुई। तो पॉजिटिव फील्ड की तरफ कोई चीज़ तभी जाएगी जब उसके पास खुद के पास नेगेटिव चार्ज हो। इट मीन्स एक तो ये जो कैथोड रेज हैं ये कैथोड से एनोड की तरफ जाती हैं, दूसरी क्या बात है कि इनके अंदर नेगेटिव चार्ज है, तभी तो ये पॉजिटिव फील्ड की तरफ डिफ्लेक्ट होती हैं। तो ये जो नेगेटिव चार्ज इन रेज के अंदर पाया गया उसी से फिर डिस्कवरी हुई इलेक्ट्रॉन्स की। जे थॉमसन ने 1897 में डिस्कवर किए इलेक्ट्रॉन्स। तो इट मीन्स इन कैथोड रेज के अंदर इलेक्ट्रॉन्स थे। और क्या क्वालिटीज़ हैं इन कैथोड रेज की, आइए वो भी देखते हैं। कैथोड रेज जो हैं वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं, नेगेटिवली चार्ज्ड हैं, कैथोड से निकलती हैं और एनोड की तरफ जाती हैं। और इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं इन कैथोड रेज में जिनके ऊपर की नेगेटिव चार्ज होता है। मास बहुत कम होता है, वेरी वेरी स्मॉल मास एज कंपेयर टू द मास ऑफ द एटम फ्रॉम विच इट इज़ फॉर्म्ड। आप मान लो कि नियरली 2000 टाइम्स कम मास होता है इनका हाइड्रोजन के मास के कंपैरेटिवली। अब हम एक और एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं जो कि ई गोल्डस्टाइन ने 1886 में किया। और इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप में पॉजिटिव रेज जो है उनकी प्रोडक्शन हुई डिस्चार्ज ट्यूब में। तो ये उसका एक सेटअप है। देखो ये जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है या ये जो डायग्राम्स हैं ये चाहे आप डिटेल में ना भी करना, लेकिन समझने के लिए ज़रूरी है आपके लिए। लेकिन इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप के बाद जो रिजल्ट्स हैं यानी कि जो केनाल रेज, एनोड रेज, कैथोड रेज, उनकी क्वालिटीज़ ये जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ये क्वेश्चंस जो हैं वो अक्सर ही एग्जाम्स में आ जाते हैं। तो ये जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है ये आपको चीज़ों को अच्छे से समझने में हेल्प करेंगे। लेकिन जो मेन चीज़ याद करनी है आपने वो है जो रेज और पार्टिकल्स की यहाँ पर डिस्कवरी की बात हो रही है उनकी सारी क्वालिटीज़, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स। और ये अक्सर ही एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो हैं वो आ जाते हैं। तो चलिए फिर देखते हैं कि गोल्डस्टाइन ने जो ये पॉजिटिव रेज के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया तो उसमें क्या था। ये एक डिस्चार्ज ट्यूब है। अब इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स हैं, लेकिन अब फ़र्क क्या है कि ये जो कैथोड लगाई है ना ये परफोरेटेड कैथोड लगाई गई, यानी कि इसके अंदर छोटे छोटे से जो हैं वो छेक हैं, यहाँ पर आपको दिखाई भी दे रहे होंगे। तो ये जो होल्स हैं या परफोरेशंस हैं तो ये एक परफोरेटेड कैथोड हो गई। ये जो कैथोड है वो नेगेटिव टर्मिनल के साथ लिंक्ड है, एनोड जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ लिंक्ड है। जब इसके ऊपर भी बहुत लो प्रेशर और हाई वोल्टेज अप्लाई किया गया तो क्या ऑब्जर्व किया गया, ये ऑब्जर्व किया गया कि एनोड से कुछ रेज चल रही हैं जो कि कैथोड की तरफ जाती हैं। और यहाँ कैथोड में जो परफोरेशंस हैं इन परफोरेशंस के थ्रू पास करके बाहर निकलती हैं और दिस साइड ऑफ अ डिस्चार्ज ट्यूब जो है वहाँ पर आती हैं। और क्योंकि ये जो रेज हैं ये कैथोड की परफोरेशंस में से निकल करके आगे आ रही थी, इनका इनिशियली नाम रखा गया कैनाल रेज। और ये जो कैनाल रेज हैं ये पॉजिटिव रेज हैं, इसीलिए तो एनोड से कैथोड की तरफ आती हैं। तो होता क्या है कि इन अ डिस्चार्ज ट्यूब व्हेन गैस एटम्स लूज इलेक्ट्रॉन्स दे एक्वायर अ पॉजिटिव चार्ज एंड दस मूव टू कैथोड। सो इन रेज को हम एनोड रेज भी कह सकते हैं। और मास एंड चार्ज ऑफ एनोड रे जो है इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ गैस टेकन इन द डिस्चार्ज ट्यूब। लेटर ऑन इस एक्सपेरिमेंट को थोड़ा और एलेबोरेट किया गया, यहाँ पर एक पैडल व्हील लगा दिया गया।
तो देखा गया कि ये जो पैडल व्हील है वो रोटेट करने लगा। इट मीन्स ये जो एनोड रेज है इनके अंदर मटेरियल पार्टिकल्स होते हैं जो कि जब पैडल ऑफ द व्हील के साथ बम्बार्ड करते हैं, टकराते हैं, तो उसको मूव कर देते हैं। सो कैनाल रेज या एनोड रेज की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं? दीज रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, पॉजिटिवली चार्ज्ड है, मटेरियल पार्टिकल्स होती हैं तभी तो पैडल व्हील को रोटेट कर देती हैं, और मास नियरली 2000 टाइम्स एज दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन से काफ़ी ज़्यादा मास इनका होता है। और इनका नेचर डिपेंड करता है ऑन द नेचर ऑफ द गैस फ्रॉम विच दीज आर फॉर्म्ड। सो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, डिफरेंशिएट बिटवीन एनोड रेज एंड कैथोड रेज। तो आपने इस क्वेश्चन को भी प्रिपेयर करना है। एनोड रेज की क्या क्वालिटीज़ हैं, कैथोड रेज की क्या क्वालिटीज़ हैं। दोनों जो है स्ट्रेट लाइन में चलती हैं, ये तो इनकी एक सिमिलैरिटी हो गई। बाकी डिफरेंसेस देखो आप, एनोड रेज जो है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है, मटेरियल पार्टिकल्स हैं, मास काफ़ी ज़्यादा है, और जिस गैस से बनती हैं उसकी नेचर के ऊपर इनकी नेचर जो है वो डिपेंड करती है। जबकि कैथोड रेज जो है वो नेगेटिवली चार्ज्ड है, कैथोड में से एमिनेट होके बाहर निकलती हैं, नेगेटिव चार्ज है, और बहुत कम मास होता है इनका, यानी कि ये हाइड्रोजन के एटम से नियरली 2000 टाइम्स स्मॉलर इन मास होती हैं। सो दिस इज़ अबाउट एनोड रेज एंड कैथोड रेज। तो अगर हम जितने भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं एटम के, उनकी डिस्कवरी की बात करें तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जो है वो जे थॉमसन ने 1897 में की, और डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन यानी कि जो एनोड रे एक्सपेरिमेंट हमने अभी किया जिसमें पॉजिटिवली चार्ज्ड रेज होती हैं, जो ई गोल्डस्टाइन ने 1886 में एनोड रे एक्सपेरिमेंट किया, उसमें रेज के अंदर जो पॉजिटिव पार्टिकल्स ऑब्जर्व किए गए वो एच पॉजिटिव पार्टिकल्स थे। हालांकि एच पॉजिटिव पार्टिकल्स को हम प्रोटॉन्स ही कह देते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन में से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए तो उसके न्यूक्लियस के अंदर बचता तो सिर्फ प्रोटॉन ही है। लेकिन फिर भी ई रदरफोर्ड ने ये जो प्रोटॉन्स हैं उनको दूसरे जो एटम्स हैं उनके न्यूक्लियाई के अंदर आइडेंटिफाई किया और उनको नेम दिया प्रोटॉन का। तो इसका जो क्रेडिट है वो गोल्डस्टाइन और रदरफोर्ड दोनों को ही जाता है। अगर हम बात करें डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स की, तो ये न्यूट्रल पार्टिकल्स होती हैं, इसकी डिस्कवरी जो है वो जे चैडविक ने 1932 में की थी। तो ये तो हो गए सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ द एटम। अब हम थोड़ी बात करते हैं प्रपोज्ड मॉडल्स ऑफ द एटम के बारे में भी। हम पहले बात करते हैं थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम की। तो जो थॉमसन ने हमें एक मॉडल ऑफ एटम दिया है उसको हम क्रिसमस पुडिंग मॉडल ऑफ एटम भी कह देते हैं। क्यों कह देते हैं, आइए देखते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द थॉमसन जो एटम है वो एक क्रिसमस पुडिंग के जैसा है, या आप मान लो कि एक वाटरमेलन के जैसा है। तरबूज खाते हो ना आप, तो तरबूज जैसा है। जैसे कि तरबूज का जो रेड पार्ट होता है ना, जो हम खाते हैं, जो एडिबल पार्ट होता है, उसको जो है वो पॉजिटिव स्फीयर ऑफ एटम के साथ कंपेयर किया गया कि जो तरबूज का या वाटरमेलन का रेड पार्ट है दैट इज़ पॉजिटिव स्फीयर, और उसके अंदर जो हमें सीड्स दिखाई देते हैं, होते हैं ना तरबूज के अंदर डार्क ब्राउन कलर के सीड्स, वो क्या है, दोज आर कंपेयर्ड विद दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि जो नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं। अगर हम इसको क्रिसमस पुडिंग के साथ कंपेयर करें तो ये जो पॉजिटिव स्फीयर है दैट इज़ कंपेयर्ड विद द मेन पार्ट ऑफ पुडिंग, जबकि उसके अंदर जो ड्राई फ्रूट्स या क्यूरेंट्स पड़े होते हैं उनको जो है वो नेगेटिव पार्टिकल्स के साथ कंपेयर किया गया। यानी कि ये जो है मॉडल ऑफ एटम इट वॉज सिमिलर टू अ क्रिसमस पुडिंग, जिसमें एटम में क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज का पूरा स्फीयर है और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इस पॉजिटिव स्फीयर के अंदर पड़े हुए हैं, और इलेक्ट्रॉन्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो रिजेंबल करती है ड्राई फ्रूट्स इन अ पुडिंग या सीड्स इन अ वाटरमेलन, यानी कि तरबूज के अंदर के सीड्स या फिर पुडिंग के अंदर के ड्राई फ्रूट्स जैसे होते हैं उस तरह से इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि कोई फिक्स्ड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। और पॉजिटिव स्फीयर किससे रिजेंबल करता है, रेड एडिबल पार्ट ऑफ वाटरमेलन या फिर पुडिंग के साथ। तो ये जो है एक मॉडल प्रपोज किया गया बाय थॉमसन। तो मेन पोस्टुलेट्स क्या हुए फिर इस मॉडल के, कि एटम के अंदर दो चीज़ें हुई, एक पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर, ये जो बाहर वाला है, और उसके अंदर क्या एम्बेडेड है, इलेक्ट्रॉन्स। सो एन एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर
एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट। ये एक बात हो गई। दूसरी बात क्या हुई, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्जेज हैं और दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर है, यानी कि पॉजिटिव का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज, सो दैट कि एटम एज ए होल जो है वो न्यूट्रल हो जाए। सो दीज आर द पोस्टुलेट्स ऑफ थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम। अब हम देखते हैं कि जो जे थॉमसन ने हमें मॉडल ऑफ एटम दिया उसके क्या ड्रॉबैक्स रहे। पहली बात तो ये है कि थॉमसन ने ये कहा है कि मास ऑफ एन एटम जो है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स वो थ्रू आउट द एटम इवनली स्प्रेड आउट होता है। लेकिन बाद में रदरफोर्ड ने ये प्रूव कर दिया कि जो मास होता है ना किसी एटम का वो सिर्फ और सिर्फ उसके सेंटर में होता है और उसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। सिमिलरली पोजीशन ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स जो है वो कोई फिक्स नहीं बताई गई। ड्राई फ्रूट्स जैसे पुडिंग में हो या सीड्स जैसे वाटरमेलन हो, उसके साथ चार्ज्ड पार्टिकल्स की डिस्ट्रीब्यूशन को हम कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं, तो ये भी जो है कोई अच्छा आइडिया नहीं है। एंड इट डजंट सपोर्ट लार्ज डिफ्लेक्शंस ऑफ हैवी अल्फा पार्टिकल्स बाय लाइटर प्रोटॉन्स। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स रहे हैं जे थॉमसन मॉडल के। अब हम बात करते हैं रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम की। तो रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन किया जिसमें कि स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स बाय अ गोल्ड फॉयल स्टडी किया गया। क्या डिज़ाइन था इस एक्सपेरिमेंट का, देखो और रदरफोर्ड ने ये एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन किया जिसमें कि फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स वर मेड टू फॉल ऑन अ थिन गोल्ड फॉयल। गोल्ड फॉयल ही क्यों ली गई, क्योंकि गोल्ड फॉयल हाईली मेलेबल होता है, इसकी आप बहुत ही थिन शीट्स जो है वो बना सकते हो। और यहाँ पर एक गोल्ड फॉयल जो सिलेक्ट की गई वो 1000 एटम्स थिक थी एंड अल्फा पार्टिकल्स उसके ऊपर स्ट्राइक किए गए। अल्फा पार्टिकल्स क्या है, अल्फा पार्टिकल्स आर डबली चार्ज्ड हीलियम आयंस, इनका 4 यूनिट्स मास होता है। सो फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स हैव गुड अमाउंट ऑफ एनर्जी and alpha particles were expected to be deflected by the subatomic particles in the gold atoms. As alpha particles were much heavier than the proton, so large deflections were not expected. सो यहाँ पर हमें देखो दिखाई भी दे रहा है कि ये कितने सारे जो हैं गोल्ड के एटम्स हैं गोल्ड फॉइल के अंदर। जब इनके ऊपर अल्फ़ा पार्टिकल्स जो हैं वो फॉल करते हैं तो ज़्यादातर अल्फ़ा पार्टिकल्स एज सच इनमें से पास कर जाते हैं, लेकिन कुछ जो है वो यहाँ पर हमें डिफ्लेक्शंस दिखाई भी दे रही हैं। तो फिर इस एक्सपेरिमेंट की ऑब्जर्वेशंस क्या रहीं, ऑब्जर्वेशंस रही कि मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स पास्ड स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल। आप यहाँ पर देखो ये कितने सारे अल्फा पार्टिकल्स तो एज सच पास आउट कर गए, ठीक है ना। तो मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स पास कर गए स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल। सम वर डिफ्लेक्टेड बाय द गोल्ड फॉइल बाय स्मॉल एंगल्स, यहाँ पर देखो डिफ्लेक्शंस हैं कुछ, बट 1 आउट ऑफ एवरी 12,000 अल्फा पार्टिकल्स अपीयर्ड टू रीबाउंड, यानी कि वो पूरा 180 डिग्री पे रीबाउंड हो गया। जैसे गया न्यूक्लियस के साथ स्ट्राइक किया ऐसे सेम एंगल पे वापस आ गया। सो 180 डिग्री पे उसकी डिफ्लेक्शन हो गई। कितने थे वो, बहुत कम थे, 1 आउट ऑफ एवरी 12,000 अल्फा पार्टिकल्स। तो हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं इससे फिर कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास्ड थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट गेटिंग डिफ्लेक्टेड, दैट मीन्स मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी। देखो ना, ज़्यादा अगर अल्फा पार्टिकल्स ऐसा पास कर गए हैं इट मीन्स ज़्यादातर एरिया जो है वो एटम का वो तो एम्प्टी है। As very few particles were deflected from their path, so the positive charge of the atom occupies very little space. ये जो है अल्फा पार्टिकल्स ये तो पॉजिटिवली चार्ज है, तो ये डिफ्लेक्ट कब होंगे, ये तब डिफ्लेक्ट होंगे जब ये किसी और पॉजिटिव चार्ज के पास जाएंगे। देखो यहाँ पर डिफ्लेक्शन हो रही है, तो डिफ्लेक्शन बहुत कम हो रही है, इसका मतलब ये कि ज़्यादातर तो एम्प्टी है, लेकिन कुछ हिस्सा है जिसके अंदर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तभी तो पॉजिटिव से पॉजिटिव डिफ्लेक्ट हुए। आगे क्या है हमारा कंक्लूजन, अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय 180 डिग्री, दैट मीन्स ऑल द पॉजिटिव चार्ज एंड मास ऑफ द गोल्ड एटम वर कंसंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम विद इन द एटम।
जैसे ही किसी न्यूक्लियस के साथ ये जो रे है वो स्ट्राइक करती है तो एज सच बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में वापस डिफ्लेक्ट हो जाती है, यानी कि 180 डिग्रीज की डिफ्लेक्शन हो जाती है। वो बहुत कम हुई। इट मीन्स न्यूक्लियस जो है वो एटम्स के अंदर बहुत थोड़ी जगह जो है वो ऑक्यूपाई करता है और उसी के अंदर मास रहता है किसी एटम का, और चार्ज कौन सा रहता है, पॉजिटिव चार्ज रहता है। तो ये इस रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट जो है इसके अकॉर्डिंगली कुछ कंक्लूजन्स रहे। तो इन कंक्लूजन के बेसिस पे हमें जो है एक न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम जो है वो दिया गया बाय रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने जो हमें न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम दिया उसके क्या पोस्टुलेट्स हैं कि पॉजिटिवली चार्ज्ड सेंटर इन एन एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस एंड ऑलमोस्ट ऑल द मास ऑफ द एटम रिजाइड्स इन द न्यूक्लियस। यानी कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो सिर्फ न्यूक्लियस में है जो कि एटम के सेंटर में है, और ऑलमोस्ट सारा जो मास ऑफ एटम होता है वो न्यूक्लियस के अंदर ही होता है। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ। साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द एटम। ये है पोस्टुलेट्स ऑफ न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम। तो कुछ ड्रॉबैक्स भी रहे फिर रदरफोर्ड के मॉडल ऑफ एटम में, जैसे कि इसने कहा है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, बट रेवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सर्कुलर ऑर्बिट्स कैन कॉज अनस्टेबिलिटी टू एटम। क्योंकि अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जो चार्ज्ड पार्टिकल्स सर्कुलर ऑर्बिट्स में मूव करते हैं तो वो एक्सेलरेट हो जाते हैं, and if a charged particle is accelerated around another charged particle then there would be continuous radiation of energy. So charged particles would radiate energy. This loss of energy would slow down the speed of electron and eventually the electron would fall into the nucleus. ये एक डायग्राम से आपको और भी अच्छे से समझ आ जाएगा। देखो ये डायग्राम देखते हैं। रदरफोर्ड ने कहा सर्कुलर ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड, तो इलेक्ट्रॉन एक चार्ज्ड पार्टिकल हो गया जो कि एक और चार्ज्ड पार्टिकल जो न्यूक्लियस है उसके इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर ऑर्बिट्स में। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी क्या कहती है कि चार्ज्ड पार्टिकल जब मूव करेंगे तो एक्सेलरेट होंगे, जब एक्सेलरेट होंगे तो एनर्जी रेडिएट करेंगे, जब एनर्जी रेडिएट करेंगे तो ऑब्वियसली एनर्जी लूज होगी। जब लॉस ऑफ एनर्जी होगा तो क्या होगा कि देखो जैसे जैसे एनर्जी का लॉस होता जाएगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है देखो यहाँ पर जो रिवॉल्व कर रहा है वो विद लॉस ऑफ एनर्जी धीरे 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 क्या होगा, अल्टीमेटली न्यूक्लियस के अंदर ही फॉल कर जाएगा। सो ड्यू टू लॉस ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स वुड फॉल इनटू द न्यूक्लियस। तो रदरफोर्ड के अकॉर्डिंगली तो ये सिचुएशन बन जाती है, बट सच अ कोलैप्स डजंट अकर। सो रदरफोर्ड का जो मॉडल है वो इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया क्योंकि एटम्स तो क्वाइट स्टेबल होते हैं। ये जो थ्योरी है वो तो एटम्स को अनस्टेबल बना देगी। सो दीज आर सम ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ द एटम। अब हम स्टडी करते हैं बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। इसके क्या है मेन पोस्टुलेट्स, ये डायग्राम से भी हमें क्लियर हो जाएगा कि पॉजिटिव चार्ज जो है ना वो सेंटर ऑफ द एटम में होता है न्यूक्लियस में, यानी कि पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस जो है वो सेंटर में प्रेजेंट होता है और इस न्यूक्लियस के अंदर ऑलमोस्ट इंटायर मास ऑफ द एटम होता है, यानी कि नियरली ऑल मास इज कंसंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस। और इस न्यूक्लियस का वॉल्यूम अगर हम एटम के वॉल्यूम के साथ कंपेयर करें तो बहुत कम होता है। सो वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस इज मच स्मॉलर देन द वॉल्यूम ऑफ द एटम। और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स इस न्यूक्लियस के अंदर ही होते हैं, यानी कि ऑल प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स लाई इन द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस इन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स। देखो ये एक ऑर्बिट है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है। और ये जो ऑर्बिट्स हैं ये एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी के साथ एसोसिएटेड होते हैं, इसलिए इनको हम एनर्जी शेल्स या एनर्जी लेवल्स भी कह देते हैं। ईच ऑर्बिट इज एसोसिएटेड विद फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी, सो दीज ऑर्बिट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी शेल्स और एनर्जी लेवल्स। और इन ऑर्बिट्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय द लेटर्स के, एल, एम, एन, या इनको हम स्मॉल n से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। n इज इक्वल टू 1 स्टैंड्स फॉर k, n इज इक्वल टू 2 स्टैंड्स फॉर l शेल, n इज इक्वल टू 3 स्टैंड्स फॉर m शेल एंड n इज इक्वल टू 4 स्टैंड्स फॉर n शेल, यानी कि k, l, m, n या
n इज इक्वल टू 1 2 3 4 ऐसे भी हम इन शेल्स को या एनर्जी लेवल्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट रेडिएट any energy during revolution. So these are the main postulates of Bohr's model of an atom. इसके बाद न्यूट्रॉन्स की भी डिस्कवरी हुई फिर। तो न्यूट्रॉन्स को किसने डिस्कवर किया? जे चैडविक ने डिस्कवर किया इन 1932। और ये ऐसे सबएटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, यानी कि विदाउट चार्ज होते हैं। मास नियरली इक्वल टू दैट ऑफ प्रोटॉन। और सभी एटम्स के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होते। और इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय स्मॉल लेटर n। मास ऑफ द एटम फिर किसके इक्विवेलेंट माना जाता है? तो हम ये मानते हैं कि मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन ही जो है वो मास ऑफ एटम्स जो है वो होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का मास बहुत निग्लिजिबल होता है। सो ये हुआ हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अगले पार्ट में यानी कि पार्ट 2 में अब हम करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम, और फिर हम डिस्कस करेंगे अबाउट आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स ऑल्सो। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में स्ट्रक्चर ऑफ एटम के पार्ट 2 में। थैंक यू सो मच।